बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, अभिनंदन है आपका। लेकिन यहाँ के रणबांकुरों को कि जो भी योद्धा यहाँ से जाता है कभी उसने पीठ नहीं दिखाई, इसीलिए इस भूमि को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बाजावास की धरती तो वैसे भी पावन और पवित्र हो गई। वन वाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ऐसे वीरों को नमन करते हैं। शहीद मदन लाल दहल की मूर्ति अनावरण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक ऐसे वीर के फॉलोअर्स से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं सैनिकों के लिए जिन्होंने अपनी तिजोरियां खोल दी, ऐसे सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, नीमका थाना के पूर्व विधायक माननीय श्री प्रेम सिंह बाजौर साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री बहन मधु जी, माने भाई राजेंद्र जी, और यहाँ उपस्थित सेना के सभी सम्मानित अधिकारीगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, माने भाई प्रभु सिंह जी और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सज्जनों और देवियों, वो धरा बहुत ही सौभाग्यशाली होती है जिस धरा पर इस प्रकार के लाडले सपूत जन्म लेते हों। आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं श्री मदन लाल जी दहल को कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं उनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जो छोटी सी उम्र में देश के लिए अपनी जिंदगी को सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर शहीद को मैं बारंबार नमन करना चाहूँगा। हमारे घरों में हमारे छोटे भाई जब फौज की भर्तियों में तैयारी के लिए जाते हैं तब बहुत से सपने लेकर जाते हैं। उनके माँ बाप के अरमान होते हैं, भाई बहन के अरमान होते हैं, और जब वो देश की सीमाओं पे हम सब की रक्षा करते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं, तब उनके माता पिता और परिवार ही नहीं रोता है, ये पूरा देश उनके लिए रोता है कि ये एक ऐसा लाडला हमारे देश के काम आया है हम सबकी रक्षा के लिए। अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो लोग ये कहेंगे कि देखो एक कायर की मां रो रही है। वैसे शहीद होना इस माटी के लालों का योग रहा है हमेशा। इस शेखावाटी ने खूब सारे शहीद दिए इस शेखावाटी सिक्कर चूरू झुंझुनू ने, और उनमें भी एक ऐसे भामाशाह हमारे बीच में दिए हैं जो जब पिछली बार 2013 में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, उसमें एक बोर्ड का गठन किया गया, उसका नाम सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ था, और जब आदरणीय प्रेम सिंह जी को उसका चेयरमैन बनाया गया तो प्रेम सिंह जी ने एक इच्छा जाहिर की कि मैडम शहीदों का एक प्रकोष्ठ तो आपने गठन कर दिया, बोर्ड तो आपने बना दिया, लेकिन इसमें कुछ मेरे करने की इच्छा है। तो मैडम ने कहा कि बजट की कुछ बाध्यताएं हैं, हम नहीं कर सकते। तब प्रेम सिंह जी ने यह कहा कि इस प्रदेश में जितने भी शहीद हुए हैं उन सब के मूर्ति बनाना और उनका अनावरण का जो भी खर्चा होगा मैं मेरे निजी बजट से करूंगा। हर साल हम उनको याद करते हैं और यहाँ ऐसा ही मेला भरता है। कभी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती है, कभी रक्तदान शिविर होते हैं, कभी हम चर्चा करते हैं अलग अलग माध्यमों से। तो आप सभी जो यहाँ पर आए हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, वतन पर शहादत हर किसी को नसीब नहीं होती। किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, कभी प्रारब्ध रहा होगा पूर्व जन्म में कि उनको अपनी धरती पर, अपनी आन बान शान पर मिटने का मौका मिलता है, उनको इस जमीन की सेवा करने का मौका मिलता है। लिए उनके परिवारों के लिए हमारे दिल में हमेशा सम्मान होगा, हमारे में उनके परिवारों के आगे उनके उस मां पर क्या बीत रही होगी। और उस दिन
मैंने उस माता पिता को सलाम किया था कि एक माता जिसके अंदर एक बहुत मजबूत जिगर होगा, वही माता अपने लाल को देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर भेजती है, और हिम्मत वो पिता उस लाल को देता है। आप जरा अपने जहन में झांक कर मंथन कर कर एक बार के लिए उस माता पिता के जगह पे आके सोचिए कि कितना बड़ा जिगर एक माता पिता को चाहिए कि अपना लाल जो इस देश की रक्षा करने वहां गया था, आज किस रूप में हमारे सामने आया है। वीरंगना थी, उनका नाम सुनीता शरण था। 9 महीने का कोख में उनके बच्चा था और वो हॉस्पिटल से सीधे आई और उन्होंने उनको शहादत दी, उनको नमन किया। उसी समय कविता मेरे जहन में, मेरे सुनने में आई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि और विषय काफ़ी रख चुके हैं आपके सामने और भी वक्ता हैं, पर वो कविता मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ। एक किलकारी, जो कोख में एक बच्चा है, वो कहता है, एक किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी बोली नियति से, आंसू ना बहाओ ना भीगने दो नयन को, आंसू ना बहाओ ना भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव ना लाओ। कहना चाहती हूँ वतन को, मैंने अभी आंखें खोली नहीं है, लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, मैं अभी व्यक्तित्व हूँ मैंने जाना नहीं है, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है, मैं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रुओं पर गोली बरसाई है, सीना तान कर तू खड़ा रहा, तिरंगे की आन के लिए खड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला भभकते रहे, जिसके नेत्र ज्वाला भभकते रहे, जिसके नेत्र दहकते रहे, जिसने खाई कसम हिंदुस्तान की है, वो अमृत की वेदी है। ये किलकारी कह रही है, वो अमृत की वेदी है, ना कि उनकी चिता है। गर्व है कि शहीद मेरे पिता हैं, माँ मेरी माँ जो सीमा पर नहीं रही, तुम कितनी महान हो गई, हिंदुस्तान हो गई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई, देश को मिटने मेरे पिता के लिए खड़ी है, तब मत समझना कि मैं किसी कोख में हूँ, तब मत समझना कि मैं किसी कोख में हूँ। गर्व है हे माँ कि मैं तुम्हारी कोख में हूँ। ये कविता उस समय की है, मैं चाहती थी मैं आप लोगों के सामने रखूं। शहीद साथी अमर रहे। स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, अभिनंदन है आपका। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे लाते हैं बहुत दूर से और फिर मंच को नमन करते हैं, तो हनुमान जी ये भी आप एक बार हमारी परंपरा सीख लें, क्योंकि अमरावती पर वहां से पैदल चल के आना, शहीदों का जो दिन डाल दिए। स्वागत है। और लीजिए, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा इंदिरा जी जो कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं। स्वागत है। से पहले बाजावास की इस धरती को नमन करती हूँ। आयल जैसा सपूत इस देश की रक्षा के लिए बलिदान किया। उसके बाद मैं शहीद मदन लाल जी को प्रणाम करती हूँ। हमारे लोग उपस्थित हैं, माननीय सिंह जी, आप सभी फूल चढ़ाकर चले जाएं, इतनी सी हमारी ड्यूटी नहीं है। शहीद तो स्वर्ग में जाते हैं, और शहीद जब स्वर्ग में जाते हैं तो देवराज स्वागत में उठकर खड़ा हो। में 2 लोग सबसे ज्यादा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, एक सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक और एक खेत में खड़ा हुआ किसान। और हम सब लोगों को ये प्रण करना चाहिए आज के दिन, या जब भी हम किसी ऐसे कार्यक्रम लगी हैं, ये प्रकाश स्तंभ की तरह हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा देंगे। देश जो है वो भारत है, ऐसा दिन हमारी युवा पीढ़ी के दम पर आएगा। मैं इस टीम को बधाई देती हूँ, जिस टीम ने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। मुझे आपने बुलाया, सुना, समय दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पूरी ताकत से माता बहने यहाँ विराजमान है। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक बार एक नारियल लाके आप अपने घर पे रख लेना
और मन में तय कर लेना कि हमारी ठीक हो जाएगी तो हम शहीद के जाके नारियल चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो चढ़ाना, नहीं मत चढ़ाना, लेकिन एक बार प्रयोग करके देखना, इसका बहुत बड़ा फायदा मिले। और यही नहीं, गांव के सारे लोग यहाँ विराजमान हैं, पंचायत के आसपास, आपको सबको प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोगों को भी बैठ के एक जाजम पे बैठ के, पंचायत की मीटिंग में सरपंच साहब भी बैठे हैं, बैठ के तय करना चाहिए आप लोगों को कि हमारे यहां से जब भी कोई बारात छड़ेगी, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी की, तो सबसे पहले दुल्हा यहाँ शहीद के धोख लगाएगा और उसके बाद में आगे बारात रवाना होगी। और यही नहीं, दुल्हन लेके वापसी आए दूल्हा, तो सबसे पहले घर में प्रवेश करने से पहले यहाँ शहीद के शीश झुका के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो अपन जहाज जरूर उतारे, हर फंक्शन में इनको याद करें, सिस्टम को जोड़ें। साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक बार, और परीक्षा के टाइम पे सब माँ बाप को तय करना चाहिए कि अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा सबसे पहले शहीद के धोख देना और बाद में स्कूल में परीक्षा देने के लिए जाना। उसे बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। आजकल के बच्चे बहुत बढ़िया नंबर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप सबको पता है कि संस्कार भी खोते जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा आकर के शहीद के धोख लगाएगा, उसका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होगा उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो, उस टाइम पे यदि वो पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं 65 वाले के 95% नंबर आएंगे। खाली मात्र एक बार आपको करना है, बाद में फायदा मिले तो आगे से आगे करते रहो। जीवन में व्यक्ति के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है जब इस धरती पे पैदा होता है, तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को इतनी बज रही थी, मिनट यहाँ इतनी सेकंड में पैदा हुआ। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है जब व्यक्ति का स्वर्गवास होता है, तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को उसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि व्यक्ति इस धरती पे पैदा होने के बाद उसने क्या काम किए, वो सारी बातें उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। एक उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूं, गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, अपन दाह संस्कार में जाते हैं और ढाणी बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर, लेकिन उस टाइम पे वहां बैठे बैठे भी चर्चा करते हैं कि व्यक्ति बहुत बढ़िया था, गांव में न्याय की बात करता था, लोगों की सेवा करता था। वो उस बीच के पन्ने पे उसके लिखे हुए उसको अपन पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और हर गांव के लिए आधा आपको उठाई गिरा भी मिल जाएगा, जो लोग टाके डरा के गणा थाना में, गणा तहसील में, कोई ने कटे कोई ने कटे। अभियान का आदमी को स्वर्गवास होना, गांव के नाते, परिवार के नाते, दाह संस्कार में तो जाना पड़े। लेकिन वे डाणी बांध बैठे जगह जोर से तो कोई बोले, लेकिन धीरे धीरे चर्चा करे, अरे सत्यानाश जाए को चली गई, सारा गांव ने दुखी रहा। तो मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि ये मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसमें अपनी किसी की मदद करे तो बहुत बढ़िया है। आप मदद भी नहीं करे तो किसी का कम से कम बुरा तो नहीं करना चाहिए। और ये बीच के पन्ने की बात जो मैंने बताई, शहीद मदन लाल जी ने उस बीच के पन्ने पे लिखवाया है, शहीद मदन लाल, ये जब तक धरती और आसमान रहेगा, जब तक ये जिंदे रहेंगे, तो इसलिए अमर रहे। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे लिखा जाए। बीच का पन्ने का मतलब शहीद होना ही कोई जरूरी नहीं, जो शहीद होगा उनका तो लिखा ही जाएगा सबसे ऊपर, लेकिन उसके बाद में कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आरजेएस बनेगा, कोई कर्नल बनेगा, जनरल बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मंत्री बनेगा, ऐसे लोगों के नाम भी बीच के पन्ने पे लिखे जाते हैं। और चाहे सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन वो सरकार के आंकड़ों के अंदर उनका नाम लिखा जाता है। कोई भी आओ पन्ने पलटोगे तो वहां महाराज जी का नाम तैयार मिलेगा कि पहले धौल से थे फिर दांता से। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सब व्यक्ति को ऐसी कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को। आज का जमाना, एक समय था अपन खेती बाड़ी करके और करके काम कर लेते थे, अब ये शिक्षा का जमाना है। बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। चाहे दुख पाओ सुख पाओ कुछ भी करो, लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और बच्चे भी मेरे पीछे बैठे हैं, उनको भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोगों को भी दिमाग में ये विजन होना चाहिए कि हम आईएएस आईपीएस बने, तो
विजन जो रखता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी जगह लेता है और बनता है। चलो अब दो बात कह करके मैं मेरी भाषण को विराम देता हूं। दो बात आपको देशभक्ति की रख रहा हूं आपके सामने, और ये वो बातें रख रहा हूं जो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, फौज के लोग भी वहां बहुत बैठे हैं, मैं वही बात आपके सामने रख रहा हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरे विश्व में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक मेजर साहब थे कंपनी कमांडर, और जापान में वो तोपे लेके कोई रोड से गुजर रहे थे। एक पुल था छोटा, उसके ऊपर से जाना था तो वो पुल टूटा हुआ मिला, तो मेजर साहब के पसीना आ गया कि अपना देश खत्म हो जाएगा। पास में गांव था तो खरे गांव वालों साथ दो, तो गांव वालों का भी बताओ मेजर साहब हम तो देश के लिए तैयार हैं। तो बोले इतना समय नहीं है, ये खड्डा है, इस खड्डे में एक आदमी पे एक आदमी सोते जाओ, जैसे ये खड्डा भर जाएगा और मैं आपके ऊपर से ये तोपे निकाल लूंगा, देश बच जाएगा, आपको सबको शहीद होना है, मरना है। गांव वालों का हम तैयार हैं। ये इतिहास में लिखी हुई बात रख रहा हूं आपके। एक बच्चा लाइन में लगा हुआ था, जब धड़ाधड़ सो रहे थे तो मेजर साहब की नजर पड़ी, उसने पूछा रहे तेरी एज क्या है? बोले 13 साल। परिवार में कौन है? बोले मेरी एक माँ है। तो बोले जो भाग माँ की सेवा कर, तेरे को यहाँ शहीद नहीं होने देंगे। वो पास में माँ थी, दौड़ के माँ के पास गया, माँ को कहा माँ आज देश के काम आना चाहता था, लेकिन मेजर साहब ने तेरे कारण से मेरे को शहीद नहीं होने दिया। तो माँ ने कहा मैंने क्या कही सर? तो बोले मेरे को ऐसे पूछा घर में कौन है? मैंने कहा माँ है। तो उन्होंने कहा जा माँ की सेवा करो। उसकी माँ ने क्या किया वो देखने वाली बात है। उठाया और मुंह में जहर लिया, और जहर लेकर अपने बेटे को कहा जा बेटा देश के काम आ जा, और कह दे तेरे मेजर को मेरी माँ नहीं है दुनिया में। वो लड़का भी शहीद हुआ। और जापान में आपको पता है उस टाइम पे हिराशिमा में इतने बम डाले थे अमेरिका वालों ने, आज भी वहां अनाज पैदा नहीं होता, बच्चे भी लूले लंगड़े पैदा होने लग गए थे। ये हालत वहां की थी। आज वो जापान विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी के मामले में एक नंबर पे, पूरे विश्व में, इसलिए कि वहां कूट कूट के देशभक्ति भरी हुई है। तो मैं आप और देश के अंदर संदेश दिया, ये शेखावाटी वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। 62, 65, 71 और कारगिल का इतिहास उठा के देख लें, और पैरामिलिट्री फोर्स जो आंतरिक झगड़ों से जूझती रहती है, बीएसएफ जो बॉर्डर पे जूझती रहती है, सीआरपीएफ की शहादत रोज हम देख रहे हैं। शेखावाटी अंचल के नौजवानों ने, किसान के बेटों ने हमेशा भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, और शेखावाटी शहादत में हरियाणा और पंजाब के बराबरी पे देश के अंदर चल रहा है। कारगिल का मैं देख रहा था, कारगिल के युद्ध के समय जो शहादत हुई उसमें 50% से ज्यादा जो शहादत थी वो हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उन इलाकों की शहादत थी जहां सबसे ज्यादा किसान रहते हैं। और ये वही किसान हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर तीनों कृषि बिल जब आए, किसान विरोधी, सरकार को झुकाया और सरकार को एहसास कराया कि तीनों कृषि बिल गलत थे और कृषि बिल वापस लिए। अमराराम जी ने एक बात कही थी, सैनिक सेना पे जाने का जो जज्बा है बच्चों का, मेरा घर नागौर के अंदर स्टेडियम के सामने, बच्चे वहां रोज प्रैक्टिस करते हैं। सेना भर्ती रैलियां भी हुई। पूछता हूं बच्चों को सेना में क्यों जाना चाहते हो? 25% तो ये बात कहते हैं कि बेरोजगारी है, नौकरी लग जाए, लेकिन 75% बच्चे ये बात कहते हैं कि देशभक्ति का जज्बा है। मेरे गांव के अंदर एक शहीद हुआ, उस फला गांव में एक शहीद हुआ, हमारे कौम का व्यक्ति वहां शहीद हुआ। जब शहादत की बात चलती तो गाने चलते हैं देशभक्ति के, उसके अंदर उन तमाम कौमों को याद किया जाता है जिनकी रेजिमेंट बनी हुई है। उन तमाम कौमों को लोग श्रद्धा से नमन करते हैं जिनके सैनिक शहादत देते हैं। इसलिए हम देशभक्ति के लिए सेना में जाते हैं। लेकिन अग्निपथ जो योजना है,
इससे निश्चित रूप से देश के नौजवान तकलीफ के अंदर है। और चूंकि राजस्थान में तो, या मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा प्रेम सिंह जी, लेकिन थोड़ी सी बात नहीं कहूंगा तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या मेरा, थोड़ा सा तो कहूंगा मैं, ये नहीं दबा के नहीं। ये जो अग्निपथ का विरोध अगर किसी ने किया राजस्थान से, एकमात्र सांसद आप रोज देख रहे हो, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि अग्निपथ को वापस लो। जो सेना भर्ती रैलियां होगी उसके अंदर कुछ बच्चों के शायद एग्जाम जो एक होता है वो बाकी था, मेडिकल भी हो गया उन बच्चों का, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर हजारों बच्चों की ज्वाइनिंग बाकी रह गई थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। कितना बड़ा अन्याय देश के किसान के बेटों के साथ हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूं इस मामले में बिना राजनीति के हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। प्रेम सिंह जी को, इनको कहूंगा, आपके बाबा जी भी है, आप लोग अलग तरीके से जाके बीजेपी के अंदर अपनी बात रखो, और हम लोग सड़क और संसद के अंदर इस बात को रखेंगे कि सेना भर्ती रैलियां पूर्व की भांति होनी चाहिए। जिस तरह हम आज मदन लाल जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, अब कोई अग्निवीर अगर वहां गया और वो शहीद हो गया तो उसको भूतपूर्व सैनिक भी नहीं लिखेंगे, फिर वो कैसे शहीद माना जाएगा उसको।